यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम की ओर चलेंगे और उसका इंपॉर्टेंट थ्योरम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इन इंग्लिश दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है, इसे जानने से पहले हम लोग दो संख्याओं के बारे में फिर से बात करेंगे, भाज्य और अभाज्य। बच्चों ये पहले भी हम बता चुके हैं कि भाज्य क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। एक बार फिर से हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आसानी से इस थ्योरम को समझा जा सके। बच्चों भाज्य संख्या को पहले इंग्लिश के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। बच्चों कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी क्या हो, विभाजित हो, ऐसी संख्याएं कहलाती है भाज्य संख्याएं। Those number which is divisible by those natural number which is divisible by one and itself and by the another number, or you can say in easy word, a number which has more than two factors is called composite number। वे संख्याएं जिसके एक से अधिक गुणनखंडन हो, दो से अधिक गुणनखंडन हो, या फिर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी क्या हो, विभाजित हो। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 4, 6, 9, 8 भी होगा तो ये 4 एक से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और स्वयं 4 से भी। अगर हम इस 6 के बारे में बात करें तो ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और स्वयं 6 से भी होगा। 9 के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1 से भी होगा, 3 से भी होगा और 9। इन सभी उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी क्या होती है, विभाजित होती है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंडन होते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य। और जो संख्याएं भाज्य नहीं है, अर्थात जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। बच्चों यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्वयं में भी एक है और विभाजित भी एक से ही हो रहा है, इसलिए एक को हम ना तो भाज्य संख्या कहते हैं और ना ही अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। तो आप देखोगे कि जो 2 है वो स्वयं 1 और 2 से ही विभाजित हो रहा है, किसी अन्य संख्या से नहीं। उसी तरह से 3 भी 1 और स्वयं 3 से ही विभाजित हो रहा है। उसी तरह से 11 स्वयं 1 और 11 से ही विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि कौन संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य। तो आइए हम इस थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। थ्योरम में कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, every composite number it can be expressed in a multiple form of prime numbers। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं सॉरी एवरीवन, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो ये 12 एक भाज्य संख्या है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। तो ये जो 12 का अभाज्य गुणनखंडन हुआ 12 का जो गुणनफल हुआ 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये इनमें आने वाली ये सभी संख्याएं एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। इसमें हम लोग को यह ध्यान नहीं रखना है कि 3 के बाद जरूरी है 5 ही आए, 5 के बाद 7 ही आए और इसी तरह से हमारा गुणनखंडन प्राप्त हो, ये जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं 10 की, तो 10 का जो अभाज्य गुणनफल होगा
गुणनखंडन होगा गुणनफल के रूप में, वह होगा 2 गुना 5। अब जरा देखिए कि यहाँ 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या कौन आती है? 3। तो यहाँ तो 3 आएगा नहीं। तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है कि जो अभाज्य संख्या का क्रम है उसी क्रम में ये गुणनफल हमें प्राप्त होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी भाज्य संख्याएं हैं उनका एक अभाज्य गुणनखंडन के रूप, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें ये प्राप्त होंगे, लेकिन ये क्रम में ही आए ये आवश्यक नहीं है। तो पूरे थ्योरम में हम लोगों ने क्या समझा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जो उनका गुणनखंडन होगा वह अद्वितीय होगा। वो क्या होगा? अद्वितीय। मतलब 12 का जो गुणनखंडन है वो सिर्फ 2 गुना 2 गुना 3 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम 10 संख्या 10 का गुणनखंडन की बात करें तो उसका गुणनखंडन सिर्फ 2 गुने 5 के ही रूप में हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें यह ध्यान नहीं रखना है कि ये क्रम में ही आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरा ओवरऑल हम लोगों ने ये सीखा कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनफल उस संख्या से नंबर फर्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो निम्नलिखित संख्याएं जो है नीचे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया गया है, जितनी भी संख्याएं हैं उसे आपको अभाज्य गुणनफलों के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 140। 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग वही मेथड अपनाएंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। हम लोग इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 से लेंगे 5 सते 35, 7 एकम 7। तो क्या मिल जाएगा? 140 बराबर कितनी बार है? 2, 1, 2, 2 बार है, इसे लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। इसमें है 3825। 3825। बच्चों देखेंगे कि ये एक ऑलरेडी पहले से एक विषम संख्या है, तो ये 3 से विभाजित होगी कि 5 से विभाजित होगी। बच्चे हमेशा 5 से देख करके 5 से विभाजित कर देते हैं, लेकिन आप चेक कीजिए इसकी विभाजिता नियम से कि 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, 18 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। चेक कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 2, 3 सते 21, 3 पचे 15, 7 5 12 2 14 1 15। अभी भी ये 3 से विभाजित होगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 4 11। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो अब हम लोग 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 अठे 40, पचे 25, 5 एकम 5, 5 सते 35 और ये 17, तो 17 से ही जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा? 3825 के अभाज्य गुणनफल के रूप में आप क्या लिखेंगे? 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 का स्क्वायर गुने 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। चलिए, तो हमारे पास अभी दो पूर्णांक है 26 और 91। इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर ये जांच करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ इंटू इनके एलसीएम के बराबर होगा। तो सबसे पहले इनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 26 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 गुने 13 होगा। आप लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में सीखे थे कि कैसे इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। 91 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 7 गुने 13। अब देखिए इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? 13 है, तो इनका एचसीएफ होगा
13 और इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों? जो कॉमन नहीं है उसको पहले लिखिए, 2 गुने 7 और जो कॉमन है दोनों में से कोई एक को लिखेंगे 7 दूनी 14 और 13 को 14 से गुना कीजिएगा तो आएगा 182। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे कि हमारे द्वारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया है इन दो पूर्णांकों का वो सही है या गलत है। जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याएं हमारे पास क्या क्या थी बच्चों? 26 और 91। 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना है? 13 गुना 182। चलिए इनको हम गुना करते हैं। तो 26 और 91 को गुना करने के लिए IXI मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 6 कम 6, 6 9 54 और 2 कम 2, 54 2 56 के 6 हाथ में रह गया 5, 9 3 18 और 5 23। तो 26 और 91 का जो गुणनफल आएगा वो 2386। 13 दूनी 26 का 6 हाथ में रह गया 2, 13 8 104 और 2 106 हाथ में रह गया 10, 13 एकम 13 और 10 2366। आप देख रहे होंगे कि दोनों एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों। अगर किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप उसे अपने मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही काम करेंगे। अब 1 2 की जगह 3 पूर्णांक हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है 12 15 और 21। 12 15 और 21 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा। तो 12 का जो गुणनखंडन होगा वो 2 गुने 2 गुने 3 होगा। आप इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 3। 15 का जो गुणनफल होगा वो 3 गुने 5। आप इसको एक साथ लिख लीजिए 3 गुने 5। और 21 के लिए हम लोग लिखेंगे 3 गुने 7। 3 गुने 7। अब हम लोग को निकालना है इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है? 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। बच्चों एलसीएम में ध्यान रखना है कि जिसका पावर हाईएस्ट होगा आप उसी को लेकर चलते चलेंगे। तो 2 का पावर 2 और 3 सभी में है तो 3। इसके बाद क्या बच रहा है? 5 गुने 7। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 12 पचे 60 और 60 को 7 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 420। तो इस तरह से एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 3 इसके जो रेस्ट के जो 2 क्वेश्चंस है आप उसको बनाकर भेजेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। बच्चों अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एचसीएफ दिया हुआ है, दिया है एचसीएफ संख्या 306 और 657 का 9। तो इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। बच्चों अभी आपने क्या सीखा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ
गुने एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या क्या है बच्चों हमारे पास, 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9, और हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो देखिए आप ये 9 इधर गुना में इधर आकर भागा में, तो हम लिख सकते हैं 306 गुना 657 बटा 9 बराबर क्या ज्ञात होगा एलसीएम। अब अगली बार आप इसे इधर लिखिए, एलसीएम बराबर काटिए 9 सत्ते 63, 2 9 3 9 27। अब 306 गुने 73 का जो गुणनफल होगा वो आपका एलसीएम होगा। उम्मीद करते हैं कि ये गुना आप खुद से कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आप अपने फेयर कॉपी में बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।